कहने का तात्पर्य यह है कि तृतीय अध्याय का स्क्रिप्ट दिख रही है आप सभी लोगों को। जी। दिख रही है। जी नहीं दिख ठीक है। ब्रेकिंग चल रही है जी। हाँ अब आ गई जी। ठीक है। तो बृहद जातकम का तृतीय अध्याय का आज छंद आठवां छंद है। ये स्प्रिंट हो गया है। छंद 7 नहीं है, छंद 8 है। और 7 छंद हमने पढ़ लिए हैं तृतीय अध्याय को, जिसको हम वियोनि जन्माध्याय भी कह रहे हैं। और उसमें विगता योनिया, मानवों से इतर जो योनियां हैं, जैसे पशु हैं, वृक्ष हैं और पक्षी हैं, इनका इनकी जन्म की स्थिति को जन्म कुंडली के माध्यम से कैसे परखें, प्रश्न कुंडली के माध्यम से कैसे परखें, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आज इस अध्याय का अंतिम छंद है, 8वां छंद है, उसकी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। शुभो शुभक्षे रुचिरं कुभूमिजम् करोति वृक्षं विपरीतमन्यथा परान् शकेयावति विच्युतः स्यात् स्वकात् भवन्ति तुल्यास्तर्वस्तथा विधा जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। फिर से पढ़ लेते हैं इसको एक बार। शुभो शुभक्षे रुचिरं कुभूमिजं करोति वृक्षं विपरीतमन्यथा परान् शकेयावति विच्युतः स्वकात् भवन्ति तुल्यास्तर्वस्तथा विधा। कितना सुंदर छंद है ये वंशस्थ छंद। और क्या होता है, कितने चरण होते हैं, ये सब हम पूर्व में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो क्या बता रहे हैं इस छंद में? वो कह रहे हैं, कल जो हमने आचार्य वराहमिहिर बता रहे हैं कि पिछले छंद में हमने वृक्षों के जन्म को समझ लिया। वृक्ष का जन्म कब होता है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जब लग्न है और चंद्रमा और बृहस्पति और ये सब के सब कैसे हो, ये सब के सब बलहीन हो, निर्भर। है ना, निर्बल हो जाए ये सब। चंद्र भी बलहीन हो जाए, लग्न भी बलहीन हो जाए, बृहस्पति भी बलहीन हो जाए, सूर्य भी बलहीन हो जाए। देखिए, मतलब सारे ही ग्रह बलहीन हो गए तो एक तरह से क्या कहेंगे कि कोई ऐसा जीव प्रकट हो रहा है जो पशुओं से, वृक्ष और पक्षियों से, मानवों से बहुत ही हीन है। ठीक है। अब देखिए, वृक्ष ना तो चल सकते हैं ना बोल सकते हैं, तो उनके अंदर जो सामर्थ्यता है वो बिल्कुल ही धीरे धीरे कम होती चली गई है। स्थावर हो गए हैं, वो एक जगह खड़े रहते हैं बस। तो इसलिए कहा गया, जब सारी चीजें बलहीन हो जाएं तो आपको जानना चाहिए कि यह जो प्रश्न लग्न दी जा रही है, या ये जो जन्म लग्न दी जा रही है, ये वृक्ष की है। अथवा इसको आप अगर और अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण से देखें तो ये ऐसे जीव की जन्म पत्रिका है। ये मेरा मौलिक है, इसमें मैं आचार्य वराहमिहिर की बात नहीं कर रहा हूं। एक आप ले सकते हैं, तथ्यपरक दृष्टिकोण है
कि यदि सारे बलहीन स्थितियां हो जाए किसी की जन्म पत्रिका में तो क्या है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, वो कैसा होगा, वो वृक्ष की भांति एक जगह पड़ा रहने वाला होगा, है ना। ये एक अनुसंधानात्मक हम्म। दृष्टिकोण है इसको। देखिए ऋषि जहां तक कहना चाह रहे हैं केवल उतना ही नहीं है, उसको और अधिक गहराई में जाकर के समझने की भी आवश्यकता है। तो कहने का मतलब है कि वो जीव ऐसा है जो अपना जीवन एक जगह ही पड़े पड़े बिता रहा है ना। म्यूट कर लीजिए सब लोग अपने को। तो क्या, भाई अपने को म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मैं सबको बोलूंगा फिर कोई नहीं बोल पाएंगे। तो कहा इसमें कि शुभो शुभक्षे रुचिरं कुभूमिजम, यदि कोई नवांश का अधिपति शुभ हो, नैसर्गिक शुभ ग्रह हो, तो पिछले संदों में आचार्य वारावीर हमको ये तो बता चुके कि वृक्ष का जन्म कब होता है, और ये भी बता दिया कि वो स्थलज वृक्ष है कि जलज वृक्ष है। यदि नवांश पति जो है, नवांश कुंडली के स्वामी, यदि वो जल राशियों वाले हैं, जैसे कि मकर का उत्तरार्ध, या मीन लग्न है, या कर्क लग्न है, तो ये जलचर राशियां हैं। इनमें नवांश लग्न का स्वामी यदि ये है, तो आप जान लीजिए वो जलज वृक्ष है। और इसके अतिरिक्त अन्य लग्नों का कोई स्वामी है ग्रह, तो जान लीजिए वह स्थलज वृक्ष है। अब जलज है स्थलज है, वो भी वृक्ष किस प्रकार के हैं, अच्छे वृक्ष हैं कि बुरे वृक्ष हैं, छोटे छोटे हैं कि बड़े बड़े पेड़ हैं, अब इसका पता कैसे करें भाई, है ना। शोभन वृक्ष हैं कि अशोभन वृक्ष हैं, सुंदर लगने वाले हैं कि कुरूप लगने वाले हैं, तो इसका ज्ञान कैसे करें। और किस भूमि में पैदा हुए हैं, अच्छी भूमि में पैदा हुए हैं कि बुरी भूमि में पैदा हुए हैं। यद्यपि भूमि तो एक ही है, संपूर्ण पृथ्वी ही भूमि है, लेकिन भूमि में भी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो सुंदर होते हैं, रमणीय होते हैं, जैसे यथा सरोवर है, नदियां हैं, नदियों के किनारे हैं। ऐसे जो रमणीय स्थान है, क्या वो वहां पर उत्पन्न हुआ है, अथवा वो किसी बुरी भूमि से तात्पर्य है शमशान इत्यादि श्मशान भूमि में के आसपास कहीं पैदा हुआ है, बीहड़ जंगलों में पैदा हुआ है, हाँ, वीरान जंगलों में जहां कोई नहीं, इस तरह के संकेतों को अगर पढ़ना है, संकेतों को देखिए क्या है ना, कि लिखा कि फलानि ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः, को वक्ता तारतम्यस्य तमेकं वेद संविना। फलों का संचरण जो है, फलों के ग्रह गोचर से, ग्रह गोचर के फल से आप संकेतों का पता करते हैं विद्वान लोग, लेकिन को वक्ता तारतम्यस्य तमेकं वेद संविना, कौन है ऐसा वक्ता जो निश्चित तौर पर ये कह सके कि वास्तव में ऐसा ही होगा। तो हम केवल संकेतों को समझने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर। तो कहा कि शुभो शुभक्षे, भट्टोत्पल जी कह रहे हैं कि स एव स्थल जलांशु प्रतिग्रह, शुभ तत्कालम अशुभरक्षे पाप ग्रह राशौ व्यवस्थितो भवति, तदा किं भवति, रुचिरं कुभूमिजं वृक्षं करोति, तदा रुचिरम अर्थात शोभनम वृक्षम, कुभूमिजम अर्थात अशोभन भूमिजातम वदेत। आपको कहना है कि यदि नैसर्गिक शुभ ग्रह उस नवांश कुंडली का स्वामी नैसर्गिक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह कौन है नैसर्गिक, यथा बृहस्पति है, या शुक्र है, या चंद्रमा है ना, या शुभ ग्रहों के प्रभाव में बुध है, तो अगर ऐसा है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है नवांश लगन का स्वामी, और नवांश कुंडली में वो अशुभ क्षे, अक्ष माने राशि, अशुभ राशियों में बैठा है, यानी पाप ग्रहों की राशियों में बैठा है। जैसे नवांश लग्न का स्वामी तो गुरु हुआ, नवांश लग्न है मान लीजिए धनु हुई, और धनु लग्न का स्वामी बैठा है कहाँ, मेष के नवांश में, है ना, मंगल के नवांश में। तो मंगल कौन है, नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है। तो क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई नैसर्गिक नवांश कुंडली का स्वामी नैसर्गिक शुभ ग्रह है, शुभ हो अशुभ क्षे, और वो अशुभ नवांश में बैठा है, तो क्या कहेंगे आप, रुचिरम, तो वृक्ष तो सुंदर है, शोभनम वृक्षम, किंतु कुभूमिजम अर्थात अशोभन भूमि जातम, वो अच्छी भूमि में पैदा नहीं हुआ है,
ठीक है, भूमि का जो स्तर है वो खराब है वहां पर, आप ऐसा कहेंगे। फिर कहा, अब अब देखिए इसको भी आगे बताया उन्होंने, वृक्षम विपरीतम अन्यथा, ऐसा वृक्ष कहेंगे। और विपरीतम अन्यथा, यदि अन्यथा स्थिति है, इसके उल्टा है स्थिति, तो फिर फल जो है वो विपरीत हो जाएगा। विपरीत किस प्रकार से हो जाएगा, लिखा नीचे भट्टोत्पल ने कि अंशुपति ही अशुभा तत्कालम शुभ ग्रह राशिस्तु भवति, अर्थात अब नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, यानी नवांश लगन का स्वामी मंगल है या शनि है, और वो कहां बैठा है, वो बैठा है किसी शुभ ग्रह की राशि में। ठीक विपरीत हो गया ना व्यास जी इसके, बिल्कुल। अगर वो ऐसी स्थिति में है तब क्या कहेंगे आप, तदा अशोभनम वृक्षम, तो वृक्ष जो है वो अशोभन है, अच्छा वृक्ष नहीं है, दिखने में सुंदर नहीं है। ठीक है। और जैसे यानी नीम आदि का वृक्ष है कोई, कड़वा वृक्ष है कोई, ऐसा कोई वृक्ष है वो, और वो शोभन भूमि जातम, वो जो वृक्ष है वो किसी अच्छी भूमि में पैदा हुआ है। अच्छी भूमि से मतलब किसी खेत खलिहान में पैदा हुआ वृक्ष है, वहां पर खड़ा हुआ है, किसी नदी सरोवर के किनारे खड़ा हुआ वृक्ष है, तो उसका जो स्थान है वो अच्छा है ना। तो इस प्रकार से ये कंडीशन यहां पर बनेगी। अब कंडीशन जो बनेगी ये अनेक प्रकार से बन जाएंगी। अब इसका और विपरीत कर लीजिए आप, यानी नैसर्गिक रूप से नवांश लग्न का स्वामी भी शुभ ग्रह है, और वो बैठा है जहां पर, वो भी नैसर्गिक रूप से किसी शुभ ग्रह का ही नवांश है। ऐसे मान लीजिए कि नवांश लग्न का स्वामी शुक्र हो गया, और वो बैठ गया जाकर के धनु के नवांश में, नवांश कुंडली में बृहस्पति की राशि में, तो बृहस्पति के नवांश में, तो क्या कहेंगे आप कि नैसर्गिक शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह के ही नवांश में बैठ गया है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई। तदा किम भवति, तदा रुचिरम सुभूमिजम करोति, यानी वृक्ष जो है वो सुंदर भी है और अच्छी भूमि में भी पैदा हुआ है ना, अच्छी भूमि में पैदा हुआ है। अब इसका और उल्टा करिए व्यास जी, यदि ऐसी स्थिति हो कि नैसर्गिक रूप से कोई अशुभ ग्रह, नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह के ही नवांश में बैठा है, माने अशुभ प्लस अशुभ ये स्थिति बन जाए अगर, तो क्या कहेंगे, तब क्या होगा, आरुचिरम कुभूमिजम, यानी वृक्ष भी खराब है, दिखने में अच्छा नहीं है, और वो जो है कुभूमिजम, खराब भूमि में पैदा हुआ है। तो चार कंडीशन यहां पर बन गई, है ना। क्या, कि शुभ ग्रह का नवांशपति शुभ ग्रह, और बैठा भी कहां पर है वो, अशुभ में, अशुभ के नवांश में, तो कहेंगे रुचिरम कुभूमिजम। लेकिन अशुभ है ग्रह है और बैठा है किसी शुभ ग्रह के नवांश में, तो कहेंगे अरुचिरम किंतु सुभूमिजम, सुंदर भूमि में। और इसका विपरीत देखिए तीसरी कंडीशन, कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और बैठा भी वो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह के नवांश में है, तो वह क्या हो गया, रुचिरम सुभूमिजम, वृक्ष भी सुंदर भूमि भी सुंदर। और फिर इसका चौथी कंडीशन विपरीत हो जाए कि नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है और बैठा भी वो अशुभ ग्रह के ही नवांश में है ना, तो आरुचिरम कुभूमिजम, यानी वृक्ष भी सुंदर नहीं है और भूमि भी अच्छी नहीं है। ठीक है भैया जी, सभी लोग बताएं हाथ हिला करके। ठीक, तो अब क्या है कि अब इसको देखिए, हम लोग एक कुंडली के माध्यम से परखते हैं। ये छंद भी आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, ये भी वंशिष्ठ छंद का बड़ा सुंदर नीति शतकम का उदाहरण है। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोत्कमैः नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनः अनुद्धता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम् जतौ तु वंशास्थमुदीरितं जतौ। अब देखिए वंशज छंद आपको याद हो गया होगा, है ना, भवन्ति नम्रः तरवः, कितना सुंदर देखिए प्रसंग मैंने यहाँ पर लिया, तरु से ही संबंध है, और तरु का ही हम यहाँ पर व्यास जी संकेत कर रहे हैं, है ना, वृक्ष का जन्म ही पढ़ रहे हैं। तो वृक्ष जो होते हैं वो नम्र हो जाते हैं, भवंती माने हो जाते हैं, नम्रः तरवः,
वृक्ष नम्र हो जाते हैं, वृक्ष जो है झुक जाते हैं। कब? फलोदगमई, जब उन पर फल आ जाते हैं, जब फल से भर जाते हैं तो पेड़ों की जो डालियां हैं वो झुक जाती हैं। और फिर आगे लिखा, नवाम्बु, नए नए अंबु से जब भर जाते हैं घना बादल, तो वो भी क्या हो जाते हैं? विलंबिनो है, वो भी लटक जाते हैं, वो भी बरस जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और अनुद्धतः, ऐसे ही पुरुष होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, गुणी लोग जो होते हैं, विनयशील जो लोग होते हैं, अनुद्धतः सत्पुरुषः समृद्धि भी, जब उनके पास समृद्धि आ जाती है, जब उनके पास धन आ जाता है, शक्ति आ जाती है, बल आ जाता है, विद्या आ जाती है, तो वह कैसे हो जाते हैं? वह भी जो है अनुद्धतः, वह भी विनयशील हो जाते हैं, है ना। वह भी जो है उनके अंदर से अहम अहम निकल जाता है, फिर वो घमंड नहीं करते, अहंकार नहीं करते अपनी विद्या का। विद्या ददाति विनयम, है ना। विद्या हमें क्या देती है? विनम्रता देती है। और अगर विद्या से विनम्रता नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी विद्वता आई ही नहीं है ना। तो स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, परोपकारी जो लोग होते हैं, जो दूसरों के लिए अपना जीवन, अपना धन, अपनी शक्ति, अपना बल, अपनी विद्या समर्पित कर देते हैं, ऐसे लोगों का जो स्वभाव है वो बड़ा विनीत होता है। तो वंशज छंद में ही इस बात को कहा गया। देखिए, ये नवांश चक्र है। नवांश कुंडली कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर हमारी पुरानी एक कार्यशाला हो चुकी है, बृहद जातकम के प्रथम अध्याय में ही बता दिया आचार्य वराहमिहिर ने हमको नवांश चक्र कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर नवांश चक्र को देखिए, हम कहेंगे कि जो नवांश है ये किस ग्रह का नवांश है। चलिए, आपको मैं थोड़ा सा ही क्या म्यूट कर अनम्यूट कर देता हूं, है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही तो अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, यहां पर जो नवांश लग्न है वो किसकी है? अब मान शनि की। कि आपने लग्न कुंडली देख ली, उसमें देख लिया लग्न, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, सब देखी। सबका बल कमजोर है। बल का कमजोर है कैसे पता चला? कि वो षड बल में कमजोर है ना। और नवांश चक्र में भी देख लिया आपने। क्या देख लिया? ये कौन सा नवांश है? मकर। बताइए। मकर। हाँ, मकर शनि का तो नवांश। मकर का नवांश है। अब मकर लगान लग्न के स्वामी कौन है? शनि। शनि। तो बताइए, ये जो कुंडली है ये स्थलज वृक्ष की है कि जलज वृक्ष की है? स्थल स्थलज। अरे, स्थलज वृक्ष की है ना। जलज। इसमें जमीन जलज। जलज। जलज नहीं है, स्थलज वृक्ष है। स्थल क्योंकि लगन लगन का जो स्थलज हो गया। स्वामी है, नवांश लगन का जो स्वामी है वो कौन है? शनि है। अरे, मकर की आपने नवांश है मकर ना। मकर बताया था ना सर। हाँ, तो मकर की नवांश है। ठीक है, लेकिन लग्न देखिए ना, लग्न कौन सी है? नवांश लग्न का जो स्वामी है वो कौन है? शनि। सही हुआ ना। शनि। अब शनि है। सही हुआ। तो अब बताइए, नैसर्गिक रूप से कौन है वो? पापी ग्रह है कि शुभ ग्रह है? जी जी। शुभ ग्रह पापी नहीं है। शुभ ग्रह पापी नहीं है। है, अशुभ ग्रह है। और वो किसके हम्म। नवांश में बैठा है? नहीं नवा शनि के कुंभ। कुंभ के नवांश में। हैं? वृश्चिक का। कुंभ में बैठा है। कुंभ के नवांश में, यानी कि वो भी अपने नवांश में बैठा है। ठीक है, लेकिन अपना नवांश मतलब पापी ग्रह का ही नवांश है। तो यहाँ पर अशुभ प्लस अशुभ है। इसलिए आप क्या जी। कहेंगे, कैसा वृक्ष है? शुभ। कांटेदार वृक्ष हो गया। हाँ, और कोई ये नहीं। अशुभ अशुभ। अशुभ वृक्ष है, शुभ अच्छा नहीं है। वृक्ष नहीं है। और हाँ, कुमिदम है, अच्छी बुरी भूमि, मतलब बुरी बुरी भूमि में पैदा हुआ, अच्छी भूमि में पैदा नहीं हुआ है। ऐसे करके आप बताएंगे इस चीज को, ठीक है ना। जी। आ, अब देखिए इसमें क्या है, विषय ये है यहाँ पर कि वृक्ष से संबंधित आचार्य वराहमिहिर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ग्रहों की स्थितियों से ही आप चेतना का ज्ञान कर सकते हैं। बहुत अधिक ग्रह बलवान है तो किसी उन्नत जीव योनि का प्राणी है, चेतना और अधिक हीन हो गई, है ना। नवांश लगन का स्वामी कौन हो गया? कोई वायु तत्व के ग्रह हो गए, वायु तत्व के नवांश हो गए। दृष्काण हो गया, वो आपने पढ़ लिया है, दृष्काण वायु तत्व के कौन से होते हैं। उसमें है तो पक्षी का जन्म हो गया,
चतुष्पद का कब होता है, यह आपने पढ़ लिया। अब ये वृक्ष के बारे में बता रहे हैं। वृक्ष मतलब बहुत ही हीन स्थिति हो गई कि लग्न भी कमजोर, चंद्रमा भी कमजोर, बृहस्पति भी कमजोर, सूर्य भी कमजोर, सब कमजोर। तब तो आपने निश्चय कर लिया हाँ ये कुंडली वृक्ष की है। ठीक है। अब नवांश चक्र से आपने ये देख लिया कि जो वृक्ष का स्वरूप है वो कैसा है, शनि। अब नवांश लगन का स्वामी कौन है, शनि है। तो पिछले वाले छंद में आचार्य रामवीर ने हमको बता दिया ना कि अगर शनि हो तो फिर कैसे, तो मतलब किस प्रकार के वृक्ष पैदा होते हैं, बताइए। स्थलज। हाँ, तो ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है। लेकिन गुरुजी इस समय 11वें भाव के अंदर मंगल तो सब उसका बैठ गया, खुद की राशि का ही। क्या कह रहे हैं, एक मिनट जो रुकिए। मंगल बैठा है जहाँ पर 11वें भाव के अंदर, एकादश भाव में। आप वो पहले खुद तो ये बताइए विषय क्या समझे आप। इसमें जैसे आपने बताया ना भी सारा उच रहा है, लेकिन मंगल तो वृश्चिक राशि का अपना स्थान पे बैठ गया, अपनी राशि के अंदर ही यहाँ इसमें। मंगल की बात ही नहीं हो रही महाराज। यहाँ पे हो रहा है कि जो लग्न है वो शनि की नवांश में है, और उसका स्वामी जो है शनि, वो शनि के ही मतलब अपने ही घर में बैठा हुआ है, अपने ही हाँ नवांश में बैठा हुआ है। तो हाँ। यहाँ पे कांटेदार पौधा और खराब वो तो जगह पे साफ स्वस्थ पौधा पड़ता। होगा। अपने नवांश का होने के कारण से स्वस्थ पौधा होगा, लेकिन खराब स्थान पे है और कांटेदार रूखा पौधा है, ये है बहुत इसका बढ़िया, मतलब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर नवांश लगन का स्वामी यहाँ पर सूर्य होता तो आप क्या कहते, अंतः सारान वृक्षान भादुर्भगान करोति तद्रुपान। कल छंद नहीं पढ़ा आप लोगों ने, भूल गए थे जल्दी। अंत है सारान, जिनका अंदर का हिस्सा कठोर होता है, जैसे शीशम इत्यादि, सागौन इत्यादि, ऐसे वृक्ष कहेंगे आप। चंद्रमा हो जाए तो क्षीर स्नेह समेतान, क्षीर वाले दूध वाले वृक्ष कहेंगे आप। ठीक है। और कटुकंटकिनो रुधिरहा, अगर नवांश लगन का स्वामी यहाँ मंगल होता, माने नवांश लगन यहाँ मेष होती या वृश्चिक होती, तब आप क्या कहते, कांटेदार वृक्ष होंगे। हाँ कटुक कंटकिनो। कटु भी कहते और कंटक कांटों वाले वृक्ष भी आप कहते। नवांश लगन का स्वामी गुरु होता, यानी धनु का नवांश होता या मीन का नवांश होता, तब आप क्या कहते, शुभ पीपलादि वृक्ष वृक्ष। जैसे फल पीपल वाले बर। वृक्ष कहते हैं आप, जैसे आम है ना, इस तरह के वृक्ष कहते हैं आप। और बुध होता तो क्या कहते, यानी मिथुन की नवांश होती है, कन्या की नवांश होती है, यहाँ पर जहाँ 10 लिखा हुआ है चक्र में, तो क्या कहते हैं, फलहीन फलहीन वृक्ष कहते हैं आप, बिना फल वाले वृक्ष कहते हैं आप। हेलो अरे और अगर शनि हो जाए तब, दुर्गंध युक्त वृक्ष होंगे। हाँ दुर्गंध युक्त वृक्ष कहेंगे आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। शुक्र हो जाता है यहाँ पर, वृषभ का नवांश होता या तुला का नवांश हाँ होता, नरेश पुष्प वाला। गया था आज। तब पुष्प क्या कहते, पुष्प 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 वाले युक्त वृक्ष वृक्ष। कहते हैं आप, है ना। तो ये तो बता दिया पुष्प वाले। अब बहुत सारे पुष्प वाले वृक्ष ऐसे हैं जो अच्छी भूमि में पैदा नहीं होते, और कुछ फलदार वृक्ष हैं जो अच्छी भूमि में पैदा होते हैं। अब वो भूमि का जो कैटेगरी है वो कैसे बताएंगे, उसी के लिए ये छंद है। ये जो आज हमने 8वां छंद पढ़ा है ये उसी के लिए है। तो प्रथम पंक्ति तो ये हो गई। अब अंतिम पंक्ति पढ़ते हैं। परांशके यावति विच्युतः स्वकात् भवन्ति तुल्यास्तर्वस्तथा विधः। अभी देखते हैं पृथ्वी जी। परांशके यावति विच्युतः, अगर वो पर किए नवांश से दूसरे ग्रह के नवांश में बैठा है, और विच्युतः जितने राशि आगे च्युत है, जितने राशि आगे बैठा है अपने नवांश लग्न से, नवांश लग्न का स्वामी कितने नवांश आगे बैठा है, स्वकाद अपने से, भवंती माने हो जाते हैं, तुल्यहा उतने ही, तरवहा तथा विधाहा उतने ही वृक्ष हो जाते हैं। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर नवांश लग्न का जो स्वामी है वो कितनी राशि आगे बैठा है अपने लग्न के स्वामी लग्न से, यहां पर नवांश का स्वामी कितने नवांश आगे बैठा है, एक नवांश आगे है गुरु जी, एक दूसरे नवांश नवांश में। आगे है, दो मान लीजिए इसको, है ना, दूसरे नवांश जी। में बैठा है जाकर के, अपने से तीसरे में बैठा है। तो आप क्या कहेंगे यहां पर कि ये कोई युग्म है, ये वृक्ष का कोई युग्म है, दो वृक्षों का है।
तीन तीसरे में जाकर के बैठ जाए तो 3 है, 4 बैठ जाए तो 4 है, 5वें नवांश में जाके बैठ जाए तो 5 है। इस प्रकार से आप वृक्षों का संख्या को आप कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कुछ नई चीजें आपको बताता हूं वृक्ष से संबंधित। वृक्षों के बारे में वृक्षों के बारे में आप पढ़िएगा। कृषि पाराशर, पाराशर ऋषि ने ग्रंथ लिखा है, कृषि के खेती के ऊपर है वो। उसके बारे में हम लोग कल लघु रूप में चर्चा कर चुके थे कि कौन सा बीज कब बोना चाहिए, है ना। तो बीज का किस काल खंड में उसको बोया गया है, उसके अनुसार उसका प्रभाव पड़ता है। तो जिस समय आप बीज बो रहे हैं उस समय देखिए, हमेशा याद रखिए, जो किसान लोग हैं वो सुन रहे हो तो वो भी सुनिए ध्यान से, कि हमेशा नैसर्गिक शुभ ग्रह की लग्न चल रही हो। जब आप बीज बो रहे हैं तो नैसर्गिक शुभ ग्रह की लग्न चल रही हो। जैसे यहां पर अभी जो मैंने आपको नवांश कुंडली दिखाई थी, उसमें बताइए कौन सी लगन थी, ये कौन सी लगन है? वृश्चिक लगन है ये। ये नैसर्गिक शुभ ग्रह की है कि नैसर्गिक अशुभ ग्रह की है? अशुभ अशुभ ग्रह ग्रह की है गुरु जी। अशुभ ग्रह की लगन ग्रह है, की है सर। है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है शनि का नवांश, देखिए यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, लग्न में नवांश कुंडली है ये लग्न कुंडली के ग्रह हैं। इन्हीं लग्न कुंडली के ग्रहों से नवांश कुंडली बनती है। ठीक, एक ये जैसे सूर्य यहाँ पर 4 राशि पार करके, यहाँ देखिए आगे लिखा है सिंह राशि, 4 के बाद सिंह राशि आती है ना, तो सिंह राशि में ये सूर्य कितने अंशों पर है? 25 अंश, 22 कला, 20 विकला। तो कौन से नवांश में है? राशि एक नवांश कितने अंश का होता है? 8, 8वां नवांश नहीं। हाँ हाँ, ठीक बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं। 8वां ही, 8वां है। हाँ, 8वां है। 8वां नहीं जी, 8वां क्रॉस कर गया जी 25 के बाद तो 23। 8वां ही है जी। पहले तो ये बताइए, एक राशि में कुल कितने नवांश होते हैं? 9 9, नवांश होते हैं गुरु जी। 9 नवांश होते 3 हैं। 20। ये सूर्य बैठा है सिंह राशि के 25 अंश पर बैठा है। तो सिंह राशि में पहला नवांश कौन सा होता है? सिंह राशि में 1 हाँ 5 मेष का होता है। हाँ, 1 5 मेष, 9, है ना। जो अग्नि तत्व की हाँ राशियां 1 हैं, 5 9। हाँ, तो अग्नि तत्व की राशियों में अगर कोई ग्रह बैठा है, जैसे पहली राशि में है या 5वीं राशि में है या 9वीं राशि में है, तो इसमें हम प्रथम नवांश जो लेंगे वो ठीक है। चर राशि का लेंगे। चर राशि कौन सी है इसमें? मेष। तो पहला नवांश मेष का होगा, मेष, दूसरा किसका होगा? वृषभ का, तीसरा मिथुन का, चौथा कर्क का, ऐसे करके चले जाइए। तो अंतिम नवांश किसका हो जाएगा? अंतिम धनु। धनु का हो जाएगा, उसमें घबरा क्यों रहे हैं आप? तो देखिए, हाँ अब धनु है। ये टेबल देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, समझ में आएगा आपको। सूर्य बैठे हैं 25 अंश पर। अब देखिए सिंह राशि के नीचे देखिए मेष लिखा हुआ है, तो मेष का नवांश कहां तक होता है? इधर आइए लेफ्ट हैंड में, 3 अंश 20 कला तक, फिर 6 अंश 40 कला तक सिंह राशि में ही दूसरा नवांश वृषभ का होता है, फिर 10 अंश तक मिथुन का होता है, 13 अंश 20 कला तक कर्क का होता है। अब हमारा ग्रह बैठा है 25 अंश पर, तो यानी ये 23 25 अंश 20 कला के बाद ये 26 अंश 40 कला तक, यहां तक इस रेंज में आ रहा है। तो किसमें हुआ है? 8वां हो गया। वृश्चिक, 8वां नवांश वृश्चिक, वृश्चिक है ना। तो 8वें जी। नवांश में सूर्य हमारे बैठे हुए हैं। अब देखिए नवांश कुंडली में हमने सूर्य को कहाँ लिखा है? सूर्य को हमने 8 नंबर में लिखा है ना। तो इसको हम कहेंगे कि सूर्य जो है वो 8 8वें नवांश में है, सिंह राशि के 8वें नवांश में। तो 8वें नंबर के नवांश में हमने सूर्य को लिख दिया। ऐसे ही बाकी ग्रहों का कर लेंगे। तो आपको जो है, अब ये चूंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह की जो लग्न चल रही है, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह की नहीं है, ये नैसर्गिक पाप ग्रह की लग्न है, अशुभ ग्रह की लग्न है, क्रूर ग्रह की लग्न है, शनि की लग्न है ना। तो बीज बोने के समय क्रूर ग्रह की लग्न नहीं होनी चाहिए, ये बता रहे हैं हमको आचार्य। मंगल की लग्न नहीं होनी चाहिए, नवांश लग्न, है ना। तो ये लगन गुरुजी नवांश कुंडली की देखनी है ना। हाँ बिल्कुल, नवांश लग्न, ठीक है, ठीक। नवांश लग्न भी ठीक है सर। देखिए, और वो जो लग्न है उसको भी देखिए
नवांश की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ मुख्य लग्न की बात हो जी। रही है, जिस लग्न में आप बीज का वपन कर रहे हैं। एक लग्न कितने घंटे तक हम्म। रहती है? औसतन 2 घंटे तक रहती है ना? तो वो दो हम्म। घंटे की जो लग्न है वो कैसी होनी चाहिए? नैसर्गिक शुभ ग्रह की होनी चाहिए, या तो बृहस्पति की हो। गुरु की लग्न है तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। शुक्र की है और अच्छी बात है। नैसर्गिक रूप से शुभता के मामले में शुक्र सर्वाधिक शुभ ग्रह कहे गए हैं, बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा है पाराशर जी ने। तो शुक्र यानी वृषभ, वृषभ की लगन होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब क्या कहा कि उस दिन तिथियां भी शुभ होनी चाहिए। कल हमने विचार कर लिया था इनके ऊपर, फिर भी रिपीट कर रहा हूं मैं। शुभ तिथियां अर्थात विषम तिथियां होनी चाहिए बीज बोते के समय। विषम तिथियां कौन सी होती हैं? एक प्रतिपदा है, तृतीया है, प्रतिपदा को छोड़िए, तृतीया है, पंचमी है, सप्तमी है, एकादशी है, त्रयोदशी है और पूर्णिमा है। पूर्णिमा सबसे बढ़िया है विषम तिथियों में। और शुभ योग होने चाहिए, घंट इत्यादि, सूर्य योग इत्यादि, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और शुभ वार होने चाहिए नैसर्गिक, जैसे सोमवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है। ठीक है। नक्षत्र कौन से होने चाहिए? जैसे कि पुष्य नक्षत्रों को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। चरक संहिता में तो लिखा है कि कोई जो संतान की उत्पत्ति के बाद में जो जच्चा है, जच्चा है ना, उसको पुष्य नक्षत्र में स्नान करना चाहिए। तो उसका जो क्या कहते हैं, जो रोग है वो शीघ्रता पूर्वक दूर होता है। जो बड़ा प्रयोग है, औषधि सेवन करने जा रहे हैं आप, तो औषधि सेवन के करने के लिए भी कुछ नक्षत्र बताए हमारे ऋषियों ने। जैसे अश्विनी नक्षत्र है ना, चंद्रमा जिस दिन अश्विनी नक्षत्र में हो। चंद्रमा एक नक्षत्र में कितने दिन रहते हैं? एक दिन रहते हैं प्रायः, मोटा मोटा स्थूल रूप से। 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये जो 27 नक्षत्र हैं, सप्तविंशति नक्षत्र, इनमें जब अश्विनी नक्षत्र आ जाए, जिस दिन अश्विनी नक्षत्र हो उस दिन औषधि का सेवन करिए, आपका रोग शीघ्रता पूर्वक ठीक होगा। चिकित्सक से मिलने जा रहे हैं तो अश्विनी नक्षत्र में जाइए। क्यों भाई, इतना गुणगान अश्विनी नक्षत्र का क्यों किया गया? औषधि सेवन के लिए बता दिया, वैद्य से मिलने के लिए बता दिया। वैद्य को भी अगर औषधि का निर्माण करना है, किसी विशेष औषधि का, तो भी वो अश्विनी नक्षत्र में ही करे। तो जिस रोगी को देगा वो रोगी जल्दी ठीक होगा और आकर के 500 रुपए एक्स्ट्रा दे करके जाएगा कि आपने मेरा रोग जल्दी से ठीक कर दिया, है ना, स्वस्थ हो गया। तो अश्विनी नक्षत्र की महिमा इसलिए गाई गई है क्योंकि इस नक्षत्र के जो अधिपति अश्विनी कुमार देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य कहे गए हैं, वो देवताओं के डॉक्टर हैं, वो चिकित्सक हैं, है ना। तो इस नक्षत्र के अंदर हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। इस नक्षत्र में अगर जातक ने जन्म ले लिया है तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर जो डॉक्टरों वाली प्रवृत्ति है, खानदानी, है ना, मैं कहूंगा रक्त से, जेनेटिक नक्षत्रों के प्रभाव से इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर वो व्यक्ति चिकित्सा के लाइन में उतर आए तो उसकी जी हुई, उसके हाथ से जी हुई दवाइयों से ऐसे मरीज ठीक हो जाते हैं जिनको बहुतों बहुतों ने, बहुत चिकित्सकों ने मना कर दिया हो। अब ढूंढिए कोई ऐसा वैद्य आपके पास हो जिसका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो, है ना। आपके घर में अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसको चिकित्सा के क्षेत्र में उतारिए, शानदार जीवन रहेगा उसका, सफल हो जाएगा। मेडिकल के क्षेत्र में खुलवा दीजिए, दवाइयों का जो क्षेत्र है उसमें निकलवा दीजिए। और चिकित्सा का जो क्षेत्र है वो अश्विनी कुमारों के अधीन है। इसलिए कल जो हमारी कार्यशाला प्रश्न शास्त्र की शुरू होने जा रही है उसके लिए भी मैंने अश्विनी नक्षत्र का ही चयन किया। कल को अश्विनी नक्षत्र है और चूंकि वो पहचान लेते हैं रोग को, देवताओं के वैद्य हैं, इसलिए प्रश्न लगन अगर कोई हमारे पास आई है तो हम भी पहचान लें कि जातक किस कार्य से हमारे पास आया है। बहुत सारे तो मूक प्रश्न होते हैं, जातक के बिना बोले आप पहचान सकते हैं कि जातक हमारे पास जो आया है वो किस वजह से आया है। हमारा टेस्ट लेने तो नहीं आया है ना, हंसी मजाक करने तो नहीं आया है, गंभीरता से आया है। ये सारे विषय प्रश्न लगन के हैं। प्रश्न लगन की कल से हमारी कार्यशाला शुरू हो रही है, महत्वपूर्ण कार्यशाला है, सशुल्क कार्यशाला है, 6 माह तक चलेगी, प्रत्येक शनिवार को रात्रि 8 से
और लगभग 9:30 बजे तक 1.5 घंटा हम लोग पढ़ेंगे सप्ताह में एक दिन। और प्रश्न शास्त्र के जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, चाहे वो षट पंचाशिका हो, चाहे वो दैवज्ञ वल्लभा हो, है ना, प्रश्नों के ऊपर केरलीय ज्योतिष है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, अपने गुरुओं का अनुभव है, वो सब हम निचोड़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे, और प्रश्न शास्त्र में महारत हासिल हो, पारंगत बने आप लोग। आजकल जो जमाना है ना, आप लोगों के पास जन्म समय सही नहीं है, करते रहिए उसमें गणित वणित लगाते रहिए दशाएं, फलित गलत हो जाएगा आपका। आया अगर 5-10 मिनट का भी फर्क हो गया तो नवांश बदल जाएगी और बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। इसलिए प्रश्न लगन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हथियार है ज्योतिषी के लिए, क्योंकि जब वो आपके पास आया तो उसके आने का आपको मिनट छोड़िए सेकंड तक का समय भी आपको पता है, इसलिए वहां पर आपसे चूक नहीं हो सकती। तो प्रश्न शास्त्र जो है वो ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कंध है। यद्यपि त्रिस्कंधात्मक ज्योतिष कहा जाता है, लेकिन अगर शकुन और प्रश्न को भी जोड़ दिया जाए तो पंचस्कंधात्मक शास्त्र बन जाता है। और शकुन और प्रश्न शास्त्र ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बड़े घनिष्ठ जुड़े हुए हैं। तो हम बहुत सारे गहन सूत्रों को हम लोग पढ़ेंगे, 6 महीने तक आनंद लेंगे। और बृहद जातकम की कक्षा जो है ये अब एक दिन नहीं हुआ करेगी शनिवार को, केवल गुरुवार को और शुक्रवार को ही रहा करेगी। ठीक है, तो अब गुरुजी ये विषय मैंने आपको बताया। 1 मिनट रुकिए, अभी मेरी बात पूरे होने दीजिए। अब से ही आप ग्रहों की वाटिका जब बनाते हैं, ग्रहों की संविधाएं लगाते हैं, जैसे सूर्य की संविधा अर्क है, मंगल की खैर है ना, और चिड़चिटा है, बुध की है, शुक्र की गूलर है। तो आयुर्वेद का संबंध भी नवग्रहों से है। जैसे क्या होता है ना, जब ग्रहों का नक्षत्रों का तारतम्य जब टूट जाता है, प्रभावित हो जाता है, तभी जातक के पास रोग आते हैं। रोगी तभी होता है व्यक्ति जब कोई ग्रह किसी पाप ग्रहों से, कोई ग्रह किसी पाप ग्रहों से, कोई नक्षत्र पीड़ित हो जाए। जैसे हमारे यहाँ कहा गया ज्योतिष में कि जब मंगल पीड़ित हो जाते हैं तो मंगल किन किन चीजों के कारक हैं, मंगल फोड़े हैं, फुंसी हैं, अल्सर है ना, और रक्त दुर्घटना है, इन सब चीजों के कारक हैं। तो कहा गया कि मंगल के लिए क्या बताया गया, खदिर का वृक्ष बताया गया, जिससे कत्था बनाया जाता है। उस कत्थे का प्रयोग जो है आयुर्वेद में फोड़े फुंसी पर लेपन करने में किया जाता है। हमारे बीच में आयुर्वेद के 2-3 लोग हैं इस समय यहाँ पर, वो जानते होंगे। तो अब देखिए, खदिर का वृक्ष भी जोड़ा मंगल से, और खदिर से जो कत्था बनना है उसको आपने चोट में ले लिया, त्वचा फट जाती है, उसमें भी कत्थे का प्रयोग किया जाता है, कत्था। ऐसे ही नवग्रहों का संबंध है। सूर्य का संबंध किससे जोड़ा गया, नेत्रों से जोड़ा गया। सूर्य खराब हो जाए, जन्म पत्रिका में कमजोर हो, षड्बल उनका कमजोर हो, अपनी नीच राशि में बैठे हो, पाप ग्रहों से और अधिक पीड़ित हो रहे हो, तो क्या कहा है कि जातक को नेत्र रोग हो जाते हैं। नेत्र रोग से मतलब जल्दी कम आयु में चश्मा लग जाता है, या आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है ना, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता, सूर्य चक्षु अजायता। चंद्रमा कौन है, उस विराट पुरुष के मन से, मन है वो उनका। और जब चंद्रमा प्रभावित होता है तो व्यक्ति का मन भी प्रभावित होता है ना, उस विराट से हमारा सूक्ष्म प्रभावित होता है। सूर्य जब प्रतिकूल हो जाते हैं ग्रह गोचर में अपनी गोचरीय स्थिति में, तो जिन जातकों के सूर्य पीड़ित हैं, खराब हैं, उनको नेत्र रोग होने की संभावना होती है। सूर्य हड्डी के कारक है। देखिए आयुर्वेद का कितना बड़ा सिद्धांत है, सूर्य कौन है, हड्डी के कारक। और हड्डियों की अगर सूर्य की किरणें ना मिले तो रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है ना, हड्डियां सूख जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। इसलिए कहा गया कि नित्य प्रति सूर्य की आराधना करिए। तो सूर्य की आराधना करिए, भाई क्यों आराधना, मतलब थोड़ी देर जातक सूर्य के सामने खड़ा होगा, सम्मुख खड़ा होगा, तो विटामिन जो है डी उसकी स्किन में बनेगा, जिससे उसकी जातक की जो हड्डियां हैं वो क्या होंगी, मजबूत होंगी। तो ये सब चीजें हैं। तो आयुर्वेद और ज्योतिष तो इतने पूरक हैं कि दोनों को एक दूसरे के बिना सोचा भी नहीं जा सकता, है ना। बात तो खैर बहुत दूर हो गई। तो इस प्रकार ये सब चीजें हैं। शास्त्र का ज्ञान होने के लिए ये विषय भी आपको पढ़ाना जरूरी था। यद्यपि ये वृक्ष का जन्म, पक्षी का जन्म और कीड़े मकोड़ों का जन्म भी आप कर सकते हैं, सब चीजों से पशुओं का जन्म भी निकाल सकते हैं। कोई लेकर के कुंडली आ जाए आपको, आपके पास, कि ये पशु मेरा हुआ था भाई, पैदा हुआ था, इस दिन हुआ था, इस घड़ी में हुआ था, अब इसको ये रोग हो गया है, बताओ कब तक रोग ये ठीक होगा इसका, है ना। तो ये भी विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहले लोग पूछने आते थे, इन सब चीजों का भी डेटा रखा जाता था।
घर में कोई नया जीव उत्पन्न हुआ उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता था। ये सारे आंकड़े सब ऐसे ही आचार्य बलराम हमको नहीं बता रहे हैं, काफी जीवन भर उन्होंने शोध किया होगा, तब जाकर के पुस्तक रूप में, ग्रंथ रूप में हमको मिले हैं। तो अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक पढ़ेंगे शास्त्रों को, गहरा अध्ययन करेंगे, उतना ही आपको ज्ञान मिलेगा। तो सिद्धांत भी पढ़ते रहिए, सूर्य सिद्धांत की कक्षाएं भी करेंगे। अगले 6-7 महीने के बाद में हम लोग सिद्धांत ग्रंथ की ओर जाएंगे। संहिता भी हम लोग पढ़ेंगे कुछ समय के बाद में, और होरा शास्त्र तो हम पढ़ ही रहे हैं लगभग साल भर से। बृहद पाराशर होरा शास्त्र के बाद अब हमने ये पढ़ लिया है, बृहद जातकम शुरू कर दिया है। तीनों पर पकड़ बनाइए, तब जाकर के आप भविष्यवाणी करिए, तब जाकर के आप भविष्य वक्ता बनिए। ऐसे नहीं 2-4 किताबें पढ़ी और अपनी दुकान खोल करके बैठ गए। ग्रंथों का गहन अध्ययन करिए, है ना। आपकी बात पर जनता पूरा विश्वास करती है, और उस विश्वास के साथ विश्वासघात ना हो, उसके लिए एक ही आवश्यक शर्त है, सिद्धांत, संहिता, होरा, प्रश्न, शकुन, सबका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो सोमवासरे मूल नक्षत्रे चापे लग्ने व जीव लग्ने, अगर सोमवार हो, मूल नक्षत्र हो, चाप लगन चल रही हो, धनु लगन चल रही हो, या जीव लगन चल रही हो, मीन लगन चल रही हो, तो क्या करना चाहिए? तो महाद्रुमम वृक्ष जो है उनको बो देना चाहिए, ठीक है, उनका बीज लगा देना चाहिए। महाद्रुम जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, जैसे आम है ना, इस तरह के जो वृक्ष हैं, महाद्रुमान स्थापयेत्, ये लिखा। अथवा रेवत्याम गुरुवासरेवा, या तो रेवती नक्षत्र हो और गुरुवार हो, तब ऐसे दिनों में अगर आप वृक्ष का बीज बो देंगे तो वह जो है बहुत लंबे समय तक स्थापित रहेगा, बचा रहेगा। ये सब चीजें हमारे ग्रंथों में हैं। और अगला जो पाठ हमारा आ रहा है वो क्या है? आज ये हमारा अध्याय आज पूरा हुआ, और अगले टर्म पर हम लोग अब चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। निषेकाध्याय, निषेक प्रजनन से संबंधित है वो, स्त्री पुरुषों का प्रजनन कैसे होता है, उस प्रजनन में ग्रहों की क्या भूमिका है, वो बड़ा गहन अध्याय है। तो हमारी जो शर्त थी, आपसे शुल्क लिया था 2 अध्याय पढ़ाने की, 3 अध्याय हमने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। अब आगे के लिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो भैया उसके लिए कुछ बोलने का जो श्रम हमारा होता है उसको उसके बदले में कुछ देने का प्रयास करिए, तो आगे बढ़े, हमारी भी हिम्मत बढ़ी रहे बोलने की, है ना। घंटा 1.5 घंटा बोलना, और उसके बदले में यद्यपि मुझे कुछ इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते हैं तब भी ठीक है, हम बृहद जातकम को आगे पढ़ेंगे। तो चतुर्थ अध्याय की ओर हम बढ़ेंगे आगे अगले सत्र से। आज की कार्यशाला को यहीं रोक दिया जाता है। धन्यवाद है आप सभी लोगों का।